नमस्कार, प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद इसरार। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से सन्नाटा तोड़ती हुई एक ऐसी रेड ने भूचाल ला दिया है जिसने सत्ता, विपक्ष और एजेंसियों की भूमिका पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के लखनऊ और बलिया स्थित ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्यवाही बुधवार सुबह करीब 7 बजे शुरू हुई है और अभी तक जारी है। राजधानी लखनऊ के पोश गोमती नगर इलाके में स्थित उनके आलीशान आवास और कार्यालय पर आईटी टीमों का डेरा किसी फिल्मी छापेमारी से कम नहीं दिखा है। बताया जा रहा है कि करीब 10 घंटे चली शुरुआती रेड में करोड़ों रुपए कैश, अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त की गई है। हालांकि विभाग की ओर से अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं दी गई है, मगर सियासत में आधिकारिक बयान से ज्यादा मायने रखते हैं संकेत। और संकेत साफ है कि मामला सिर्फ टैक्स का नहीं है बल्कि ताकत का भी है। बलिया के रसला से लगातार 3 बार विधायक रहे उमाशंकर सिंह सिर्फ नेता नहीं, बड़े कारोबारी भी माने जाते हैं। उनकी कंपनी छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन पर छापा पड़ना यह बताता है कि एजेंसियों की नजर सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि कारोबार पर भी है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस पूरे मामले को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती भी मुखर होती नजर आ रही है। मायावती की भी इस पूरे मामले में एंट्री हो गई है। मायावती ने सोशल मीडिया पर भावनात्मक हमला बोलते हुए कहा है कि उमाशंकर सिंह जब से बसपा में आए पूरी ईमानदारी से काम किया और उनके खिलाफ कभी अवैध संपत्ति की शिकायत नहीं आई। मायावती ने यह भी कहा कि वो पिछले 2 सालों से गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। ऐसे में आयकर विभाग को मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए था। उन्होंने साफ कहा कि बीमारी की इस हालत में कार्रवाई अमानवीय है, यानी बसपा ने इसे सिर्फ रेड नहीं बल्कि संवेदनहीनता का मुद्दा बना दिया। उधर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने भी रेड की टाइमिंग पर सवाल उठाकर सियासी तापमान और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। उनका कहना था कि जब प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय विदेश में इलाज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उमाशंकर सिंह 4थी स्टेज कैंसर से लड़ रहे हैं, तब ऐसी कार्रवाई टाली जा सकती थी। यानी सत्ता पक्ष के भीतर से भी एजेंसियों की टाइमिंग पर अब सवाल उठना इस मामले को और भी रहस्यमय बना देता है। लेकिन असली राजनीतिक बारूद तब फूटा जब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सीधे बीजेपी पर हमला बोल दिया। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि आईटी वालों का नाम कौन बताता है। छापा इसलिए पड़ा क्योंकि कुछ लोग जापान गए हैं। अगर जापान न जाते तो छापा न पड़ता। बीजेपी को खुश कर दो तो छापा नहीं पड़ता। यानी उन्होंने इशारों में सत्ता एजेंसी गठजोड़ का आरोप जड़ दिया। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी किसी की सगी नहीं है। चंदा देने वालों पर भी छापा पड़ जाता है, जिससे ये संदेश देने की कोशिश की एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार की तरह हो रहा है। दरअसल ये रेड अचानक नहीं आई। करीब 11 महीने पहले आय से अधिक संपत्ति के मामले में उमाशंकर सिंह चर्चा में आए थे। विजिलेंस ने उनके साथ उनकी पत्नी पुष्पा, बेटे युकेश और बेटी यामिनी के नाम संपत्तियों की जांच की शुरुआत की थी। जमीन, मकान, फ्लैट, व्यावसायिक और कृषि संपत्तियों का ब्यौरा जुटाया गया था। 2022 के चुनावी शपथ पत्र के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति करीब 54 करोड़ रुपए बताई गई थी, जिसमें 18 करोड़ चल और लगभग 36 करोड़ अचल संपत्ति शामिल थी। उन पर करीब 13 करोड़ रुपए का कर्ज भी बताया गया। उनकी पत्नी पुष्पा सिंह CS इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। यानी राजनीतिक परिवार का कारोबारी साम्राज्य भी छोटा नहीं है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे भावनात्मक पहलू उनकी बीमारी है। उमाशंकर सिंह कैंसर की 4थी स्टेज से जूझ रहे हैं। 2 बड़े ऑपरेशन हो चुके हैं और हाल ही में वो अमेरिका से इलाज कर लौटे हैं। फिलहाल वो लखनऊ आवास पर आइसोलेशन में उपचार ले रहे थे और विधानसभा सत्र में भी शामिल नहीं हो पा रहे थे। ऐसे समय रेड पड़ना यही बिंदु है जिसे विपक्ष क्रूरता और सत्ता कानूनी प्रक्रिया बता रहा है। सवाल यही है, क्या एजेंसियां सचमुच निष्पक्ष हैं या फिर सियासत की पटकथा के किरदार? बसपा इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है, सपा इसे सत्ता एजेंसी गठजोड़ का उदाहरण कर रही है, जबकि सरकार चुप है और आयकर विभाग भी आधिकारिक बयान से बचता हुआ नजर आ रहा है। मगर राजनीति में चुप्पी भी बयान होती है।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा पहले ही कमजोर स्थिति में है। विधानसभा में उसका सिर्फ एक विधायक, और वही अगर जांच एजेंसी कार्रवाई के घेरे में आ जाए तो संदेश दूर तक जाता है। क्या ये बसपा के बचे खुचे जनाधार को और भी झटका है, या फिर विपक्षी दलों को चेतावनी, या वास्तव में ये आय से अधिक संपत्ति की निष्पक्ष जांच है? इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही मिलेंगे, मगर फिलहाल सियासत में एक नई बहस छिड़ चुकी है। बीमारी बनाम कार्यवाही, कानून बनाम करुणा, और एजेंसी बनाम राजनीति। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये रेड सिर्फ एक नेता के घर की तलाशी नहीं है, बल्कि शक्ति संतुलन की कहानी भी बन चुकी है। आने वाले दिनों में ये मामला अदालत, एजेंसियों और चुनावी मंच तीनों जगह गूंज सकता है। और यही लोकतंत्र की सबसे दिलचस्प सच्चाई भी है, जहां एक रेड भी राजनीतिक महाभारत बन जाती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो सत्ता की सीढ़ियां चढ़ते हुए विवाद, प्रभाव, जनाधार और संसाधनों की ताकत चारों का संगम बन जाते हैं। बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का जीवन भी इसी विरोधाभासों से भरी कहानी है। छात्र राजनीति से उठकर करोड़ों रुपए की संपत्ति वाले प्रभावशाली क्षेत्रीय शक्ति केंद्र बनने तक का सफर, बलिया के एएसी कॉलेज की छात्र संघ राजनीति से निकला ये युवा 1990 में महामंत्री बना, तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यही छात्र नेता आगे चलकर जिले की सत्ता संरचना का अहम स्तंभ बन जाएगा। वर्ष 2000 में जिला पंचायत अध्यक्ष बनना उनके लिए सिर्फ पद नहीं, बल्कि स्थानीय सत्ता पर नियंत्रण का दरवाजा था। यही वो दौर था जब उमाशंकर सिंह राजनीति और कारोबार दोनों एक साथ बढ़ाने की रणनीति अपनाई थी। ठेकेदारी, निर्माण और पंचायत नेटवर्क ने उन्हें जमीन से लेकर प्रशासन तक प्रभावशाली बना दिया। 2011 में बसपा में प्रवेश उनके करियर का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। 2012 का विधानसभा चुनाव बसपा के लिए गिरावट का समय था, लेकिन रसड़ा में उमाशंकर सिंह की जीत ने संकेत दिया कि वो पार्टी से बड़े क्षेत्रीय नेता बन चुके हैं। 84,000 से अधिक वोट और 52,000 की भारी जीत, ये सिर्फ चुनावी आंकड़ा नहीं, बल्कि इलाके में उनकी पकड़ का प्रमाण था। 2017 और 22 में लगातार जीत ने उन्हें अजय छवि दी, और 2022 में तो बसपा का विधानसभा में खाता ही उनके दम पर खुला। मगर इस राजनीतिक सफलता के साथ उनकी जीवन शैली भी चर्चा में रही। बड़े कारोबारी, कंस्ट्रक्शन नेटवर्क, करोड़ों रुपए की संपत्ति, आलीशान आवास और शक्ति प्रदर्शन, ये सब उन्हें पारंपरिक बसपा नेता की छवि से अलग करता नजर आया। वो उन नेताओं में गिने गए जो क्षेत्र में विकास कार्य, सामूहिक विवाह और सामाजिक आयोजन के जरिए जनसंपर्क मजबूत करते हैं, लेकिन साथ ही संसाधनों की चमक से शक्ति का संदेश भी देते हैं। 2012 में 251 लड़कियों का सामूहिक विवाह और 2016 में 351 हिंदू मुस्लिम जोड़ों का सामूहिक विवाह, ये सामाजिक सद्भाव और जन कल्याण की छवि गढ़ने की राजनीतिक रणनीति भी थी। लेकिन उनका सफर सिर्फ उपलब्धियों का नहीं, विवादों का भी रहा है। 14 जनवरी 2017 को तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक द्वारा उन्हें अयोग्य घोषित किया जाना उत्तर प्रदेश की राजनीति की बड़ी घटना थी। आरोप था कि विधायक रहते हुए सरकारी ठेके अपने नाम पर लिए गए, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट का उल्लंघन था। लोकायुक्त जांच में आरोप सही पाए गए और चुनाव आयोग का सिफारिश पर उनकी सदस्यता पिछली तारीख से समाप्त कर दी गई। ये प्रदेश का पहला मामला बना जब किसी विधायक की सदस्यता रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव से खत्म हुई। लेकिन राजनीति में असली ताकत वही है जो गिरकर भी उठे, और उमाशंकर सिंह ने यही किया। अयोग्यता के बाद भी उन्होंने क्षेत्रीय पकड़ बनाए रखी, चुनाव जीते और लगातार 3 बार विधायक बनकर लौटे। यही उनकी शैली है, विवादों से घिरा मगर जनाधार से मजबूत नेता, छात्र नेता से जिला सत्ता, फिर बसपा का अकेला विधायक, और आज एजेंसियों की जांच के घेरे में खड़ा चेहरा। तो सवाल अब सिर्फ एक विधायक पर पड़ी रेड का नहीं रहा, सवाल है सत्ता, सिस्टम और सियासत के उस रिश्ते का जो अक्सर पर्दे के पीछे लिखा जाता है। बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह पर कार्रवाई क्या ये कानून का शिकंजा है या फिर राजनीति का संदेश? बीमारी से जूझते नेता पर एजेंसी का वार, क्या ये संवेदनहीनता है या फिर सख्त शासन? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विपक्ष के नेताओं पर ही गिरती है जांच की बिजली? जांच जारी है, सियासत गर्म है और सच अभी फाइलों में बंद है। फिलहाल इतना तय है, ये रेड सिर्फ छापा नहीं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में उठता हुआ तूफान है।
अब देखने वाली बात यह होगी कि जांच के बाद पूरे मामले में कार्रवाई क्या होती है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।